गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? अरे बोलो भाई। गुड इवनिंग सर। तो बच्चे आजकल टीचर का रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तुम ही ऐसे नहीं हो, हम भी ऐसे ही स्टूडेंट हुआ करते थे। हमारे यहाँ भी आई टी बॉम्बे में भी ऑनलाइन क्लास हो रही थी लास्ट सेमेस्टर में। तो जैसे क्लास ज्वाइन होती है ना, मतलब 50 बच्चे होते हैं, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए बस 10-15 आ गए। उसमें फिर नाम ले लेकर बुला रहे, पता चले कोई है ही नहीं, बस ज्वाइन करके सो रहा है। ओके, एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट एक्चुअली। मीटिंग था एक्चुअली। क्या है ना, तुम लोग भी जो लोग आईआईटी में एडमिशन लेंगे तो वो लोग जाकर देखेंगे। क्या है ना, बहुत सारी स्टूडेंट रनिंग बॉडीज होती हैं कैंपस में, मतलब तुम्हारे कॉलेज में भी होगा जो लोग कॉलेज से हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बिहार में सबको ये चांस मिलता नहीं है कि कॉलेज जा सके, है ना। कुछ ही यूनिवर्सिटी है जहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं। जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर घूमा था, तो मुझे पता है पटना यूनिवर्सिटी में क्लास होती है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगा कि दुनिया है ना कैसी है, कॉलेज लाइफ कैसी है। तो मैं भी कुछ स्टूडेंट बॉडीज का हिस्सा हूँ। तो उसमें क्या होता है, कुछ मीटिंग्स होती रहती हैं, मतलब कुछ डिसीजंस होते हैं जो स्टूडेंट के हाथ में होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो अभी जो लोग जाएंगे, मतलब तुम्हारे जो सीनियर्स, मतलब अभी जो लोग क्वालिफाई किए जाए, मतलब मैं डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर था वहाँ पे। तो क्या है कि डिपार्टमेंट जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे तुम जानते होंगे स्टूडेंट यूनियंस होती हैं। तो आईआईटीज़ में स्टूडेंट यूनियंस नहीं होती है, मतलब वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि आईआईटी पॉलिटिकल थोड़ी इंस्टीट्यूट है ना, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ना तो स्टूडेंट का ना ही डायरेक्टली पॉलिटिक्स सीनियर का। जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में होती है ना, हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल वो है, आईआईटी में ऐसा नहीं है। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट ऐसे के लिए। वहाँ इंटरव्यू होते हैं किसी पोस्ट के लिए मोस्टली। ओके, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट हो आईआईटी में जाने का, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी बॉडी है जिसमें बताता हूँ क्या है। एक जीआरए है, जीआरए का फुल फॉर्म है ग्रुप फॉर रूरल एक्टिविटीज। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या करते हैं ये लोग, हर सेमेस्टर में एक बार किसी गांव में विजिट करते हैं, फिर गांव के प्रॉब्लम्स पता करते हैं, उनका सॉल्यूशंस अपने लेवल पे देने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ प्रपोजल बना के आगे, है ना, आगे भी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे बहुत सारे इस तरह काम करते, तुमने सुना होगा ना, आईआईटी में बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग आईआईटी में जाएंगे वो देखेंगे ना, एक बहुत अच्छा कल्चर है आईआईटी का। कल्चर ना बहुत अच्छा है, मतलब तुम इमेजिन नहीं किए होगे ऐसा है। वहाँ लगभग 10,000 बच्चे हैं ऑलमोस्ट, हर आईआईटी में ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा ही बच्चे हैं पूरे ओवरऑल मिला के सारे कोर्सेज। चाहे वो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमबीए या और भी एमएससी हो गई, सारे मिला के। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कैंपस में, एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं। हमने स्टार्ट किया था टू रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में मेनली देखा है मार्जिनल ज्वाइंट, है ना। और यही सब है। फिर ज्वाइंट सीडीएफ, है ना, ये सब। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना। तो इसमें क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा है, लाइक इवेंट के लिए हमने देखा था कि सपोज ई एंड एफ आर टू इवेंट। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा आगे जो हम करेंगे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ? बताओ कोई अनम्यूट करके, क्या होता है? Probability of P intersection B upon probability of F. सो अगर हमने एफ लिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो इसी तौर पे मान लो ई एक इवेंट है, लाइक मतलब तुम्हारे पास टू रैंडम वेरिएबल है। लेट
एक्स एंड वाई, तो ये इवेंट्स के लिए था, ठीक है, दिस वाज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। अभी हम रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। सो लेट एन एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल, so let x and y be two random variable, and so you can define like जैसे ई सपोज ऐसा है, x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कोई नंबर है, और एफ है, जिम करो, y इज इक्वल टू स्मॉल वाई, इस तरह से। तो तुमसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, या सिंपली ऐसे ही है ना, ये तुम जरूर डिफाइन करना, डायरेक्ट लिखता हूँ। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y। सो कैसे लिखेंगे इसको हम, क्या होगा? सो सिंपल, अकॉर्डिंग टू लास्ट डेफिनेशन तो ऐसी होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y, है ना, जैसे फॉर्मूला था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y। मतलब डिस्क्रीट है तो तुम ऐसे ही फाइंड करोगे, कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए फिर तुम्हें वो लिखना पड़ेगा। तो अभी डिस्क्रीट के लिए बात करते हैं, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू y। क्योंकि तुम्हें पता है किसी एक पॉइंट पे जो कॉन्टिन्यूअस है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो उसको हम फिर ऐसे डिफाइन करेंगे दो तरीके से, ऐसे मोस्टली फॉर डिस्क्रीट मैं ऐसे बात करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए। सही लिखा है ना? कुछ डाउट इसमें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अभी आगे क्या है तुम्हारे पास होगा, लाइक तुम ऐसा पूछेगा, पीडीएफ ऑफ कंडीशनल, लाइक कंडीशनल पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो उसमें क्या होगा, इसने थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है, इस बुक में ये ऐसे डिफाइन करता है। सो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई ऑफ एक्स, मतलब ऐसा है एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, या ऐसा बोलो, ठीक है, एक्स गिवन वाई। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, या इसको y इज इक्वल टू वाई लिख सकते हो तुम, ऐसा y इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से। So तो fxy upon marginal of y. हाँ, तो जैसे तुम पिछले डेफिनेशन से रिलेट कर पाओगे, तो हम कॉन्टिन्यूअस के लिए ऐसा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, डिस्क्रीट के लिए क्या है, पॉइंट पे मास होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस पॉइंट पे मास नहीं होता, इसलिए हम, तुम्हें याद है ना, जैसे पीएमएफ होता है तो उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, है ना। लेकिन पीडीएफ को ऐसा नहीं लिखते हैं, जो एफ एक्स एक्स है ये पीडीएफ है, और इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों अलग चीज़ है, दिस टू आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो हम जब डिस्क्रीट के लिखते हैं तो हर पॉइंट पे मास लिखते हैं, जिसको हम पीएमएफ बोलते हैं ना, और कॉन्टिन्यूअस के लिए ये नहीं लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिखते हैं, पीडीएफ। सो पीडीएफ इज नॉट एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, वो एक रिलेशन बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी किस रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि एट अ पॉइंट कॉन्टिन्यूअस पे प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब यहाँ एक्स वाई आएगा, ज्वाइंट ऑफ एक्स वाई अपॉन, अब नीचे क्या है, वाई है ना, तो मार्जिनल ऑफ वाई, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस के लिए इस तरह फॉर्मूला होगा। या कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, यू कैन से लिख देता हूँ, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, ऐसा। तो इसका नोटेशन हम लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, या सिंपली यू कैन राइट एक्स गिवन वाई, तो मतलब वही होगा, ठीक है। सो ये आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई अपॉन
मार्जिनल ऑफ वाई, ठीक है। जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये ऑब्वियस है। यहाँ पे तुम बुक में देखोगे ऐसा लिखा रहेगा, वेयर दिस डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच होती है, तो जीरो नहीं हो सकती है, तो वरना ए नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो तुम्हें पहले से ही पता है कि अगर मान लो ज्वाइंट दिया है तो मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसका रेशियो लेना है। सो दैट विल गिव यू कंडीशनल पीडीएफ, ठीक है। सो दिस इज कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, यू कैन राइट इट कंडीशनल पीएमएफ, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए है तो, कंटिन्यूअस के लिए तो पीडीएफ लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछना। जैसे सिमिलरली यू कैन डिफाइन इन अदर वे ऑल्सो। तो अदर वे मतलब एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना। तो वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से सिंपली यू कैन राइट वाई गिवन एक्स। तो इसका मतलब ही क्या होगा, वही होगा। ऊपर तो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, ज्वाइंट तो बात सेम ही है, ठीक है। जैसे ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई सेम होता है। सो एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक्स है ना, गिवन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मार्जिनल ऑफ एक्स, मतलब एट एक्स जो भी होगा। सो दिस यू कैन, एक्स गिवन होगा जो भी होगा, तो उस एक्स की वैल्यू रखनी है या उसके टर्म्स में आएगा, एक्स के टर्म्स, वाई गिवन एक्स। तो वेरिएबल यहाँ वाई ही है एक्चुअली इसमें, जैसे लास्ट वाला जो है, तो यहाँ वेरिएबल रैंडम वेरिएबल वाई का हम पीडीएफ निकाल रहे हैं, गिवन है एक्स। यहाँ पे हम एक्स का पीडीएफ निकाल रहे हैं गिवन वाई। तो इसको तुम पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, दिस इज कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। तो इस पे एक दो क्वेश्चन ट्राई करो तो इजी लगेगा। तो मेनली ये फॉर्मूला याद रखना, और इधर ऐसे ही यहाँ भी है। तो दिस वाज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई। अगर वैसा होगा, उल्टा होगा तो भी कोई बात नहीं, मतलब अगर वाई पहले है तो ऊपर है ना, नीचे बस एक्स आ जाएगा। तो लाइक क्या बोल रहा हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कंडीशनल यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो क्वेश्चंस करके देखो, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखा हूं मैं, अभी क्वेश्चन करके देखो तो इसको और बेटर समझ आएगा। सो एग्जांपल है, इस बुक का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसने डिफरेंशिएट नहीं किया है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में ना, दोनों के लिए सेम वर्ड यूज करता है। हमने पहले भी देखा इस बुक में क्या किया इसने, कि कॉन्टिन्यूअस के लिए भी पीडीएफ लिखता है और मार्जिनल के लिए भी पीडीएफ लिखता है। तो ये थोड़ा इसका है ना ड्रॉबैक है इस बुक का। सो करो एक एग्जांपल करो। तो एग्जांपल है लेट एक्स वाई प्लस डिस्क्रीट का। सो लेट एक्स एंड वाई so let x and y be discrete random, so let x and y be discrete random variable with joint PMF, है ना। तो कुछ इस तरह से है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/21 एक्स प्लस वाई, जब x की वैल्यू है 1 2 3 और y की वैल्यू है 1 2 एंड 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन ये है तुमसे कि फाइंड
ठीक है। सो फाइंड कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई। सो लाइक फाइंड कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन। सो y की कुछ वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2, ये नहीं दिया तो y के टर्म्स में आएगा, स्मॉल y इस तरह से। ये फाइंड करो, पहला ये है। और दूसरा पार्ट है फाइंड कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2। बताओ, एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं करता हूँ। पहले ट्राई करो फिर बताना। डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन लिख लो। तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला फाइंड करना है। ये फॉर्मूला यू कैन राइट दिस वन, है ना। तो दिस वन यू कैन राइट x गिवन y गिवन x होगा तो नीचे बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है मैं इसको हटा के ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल y गिवन x इज इक्वल टू स्मॉल x। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। मतलब ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, जो भी गिवन है उसका मार्जिनल। ट्राई करो। देखो करते हैं, तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या बोला है, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई। लाइक एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछे। जैसे एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज अगर ये ऐसा पूछता, मान लो कि ऐसे स्टार्ट करता है, तो पहले सॉल्यूशन ऐसे पहला पार्ट पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 2। तो एक्स कुछ नहीं था, हम एक्स के टर्म में निकालेंगे, है ना। तो जैसे एक्स पर्टिकुलरली कुछ गिवन होता, मान लो जैसे फॉर्मूला तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो जो डिस्क्रीट है ना ये, तो बेटर है इसका एक टेबल बना लो। तो टेबल तो थोड़ा इजी दिखेगा, या डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2। तो पहले y इज इक्वल टू फाइंड कर लो, या x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू फाइंड आसान है। क्योंकि ये जो f ऑफ एक्स वाई दिख रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना। दिस इज नथिंग बट, क्योंकि इस बुक में ऐसा लिखता है, ये जो f ऑफ एक्स ऑफ वाई है, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू y, इस तरह से। ये मतलब है कि डिस्क्रीट है ना, इसीलिए। तो न्यूमरेटर मतलब इजी है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक्स की जगह एक्स ही रखना है और वाई की जगह 2 रख देना है। डिनोमिनेटर तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर मुझे मार्जिनल y का निकालना है, मतलब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें x पे समेशन करना होगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू जो भी पॉसिबल है उस पर समेशन लेना है। तो क्या क्या समेशन है, तो 1 2 3, है ना। तो x की वैल्यू समेशन लेना होगा 1 से 3 तक। मतलब ये हो गया समेशन x इज इक्वल टू 1, ये मार्जिनल है ना, y का मार्जिनल निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एट 2। सो x इज इक्वल टू 1 2 3। चलो पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1/21 x प्लस वाई। तो y तो 2 हमारे पास है, ठीक। तो अब इस पे तुम समेशन ले लो, मतलब x की जगह एक बार 1 रखो। मैंने क्या किया, x को x, y को 2 रखा, जो गिवन मुझे ज्वाइंट पीएमएफ था,
उसमें x को 1 से रखा, y को 2 रख दिया, क्योंकि यहाँ y हमारा 2 है। और ये फॉर्मूला होता है, दिस इज आइडेंटिटी ना, कि हमें y की प्रॉपर्टी निकालने तो x पे समेशन लेनी पड़ेगी, 2 वेरिएबल का है इसीलिए। दूसरा तरीका टेबल भी है, टेबल से भी करेंगे दूसरे तरीके, पहले इससे कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लो, कैसे समेशन करोगे, एक बार x को 1, फिर एक बार 2, एक बार 3, तो 1/21, 1 + 2, 1/21, 2 + 2, फिर 1/21, 3 + 2। तो यहाँ से आएगा 1/21 कॉमन ले लो, या बाहर कर सकते थे हम, 3 + 4 + 5 कितना आएगा जी, कितना है, 12 4 बाई 7 12/21, ठीक है। सो y इज इक्वल टू है 12/21, और न्यूमरेटर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, सो c। सो नाउ लेट्स बैक टू द, हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सो सपोज x will have values x, small x, given capital Y is 2. So according to formula हमने लिखा था, तो ये 1/21 x + y, बट y is given 2, तो y को 2 से रिप्लेस करो, अपॉन प्रोबेबिलिटी y is equal to 2 था, और ये हमने अभी फाइंड किया है, सो दिस वी गेट 12/21। तो ये 21 कट गया, तो आंसर क्या आया, x + 2/12। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3। तो ये अभी आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है जी। इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ना, इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखना हो तो x को 1 रख दो, तो 3/12 जब x 1 है, 2 रख दोगे तो 4/12 जब x 2 है, और 5/12 जब x 3 है, और 0 अदरवाइज, है ना, और यहाँ 0 अदरवाइज। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो इस चीज को, जैसे डिस्क्रीट में पीएमएफ लिखा जाता है, ठीक है जी। जिसमें देखो अभी किसी को डाउट हो तो बताओ, ये फॉर्मूला यूज किया, देन प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर फाइंड किया अलग से, एंड उस फॉर्मूले में फिर हमने यूज कर लिया। दूसरा तरीका है कि इसका हम पहले टेबल फाइंड कर दें, है ना, इस क्वेश्चन से क्या करो, टेबल बना लो। तो इसका तुम टेबल बना लोगे तो क्या होगा, देखो मैं इधर ही करता हूँ। तो सेकेंड वे में अगर इसको करेंगे तो क्या करो, टेबल बना लो, लाइक एक्स वाई, तो एक्स इधर वाई उधर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है 1 2 3, वाई की वैल्यू है 1 2, तो इसका टेबल बना लेते हैं। ओके, अब क्या था प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ होगा 1 1 पॉइंट, है ना, x1 y1, तो ये वाला पॉइंट है, मैट्रिक्स टाइप से देखो, तो 1 1 है, तो 1/21, 1 + 1 2, मतलब 2/21, ये होगा 3/21, ये होगा 3/21, ये क्या होगा 4/21, फिर यहाँ भी 4/3 + 1 4/21, 3 + 2 5/21, है ना। तुम टेबल में सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा, तुम चेक कर सकते हो। ओके, अब जैसे तुम्हें क्या चाहिए था, तो ये y की वैल्यू इधर है ना, x की वैल्यूज इधर है। अब क्या है हमारे पास, मुझे चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2, है ना, तो ये y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ y इज इक्वल टू 2 है, इधर x1 है, x2 है, x3 है, मुझे y इज इक्वल टू 2 चाहिए, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, कितना आ गया 12/21, है, ऐसे निकाल सकते हो। और बाकी उसको सेपरेटली फाइंड कर सकते हो, x को 1 रख लो तो क्या होगा, x को 2 रख लो तब क्या होगा, x को 3 रख लो तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये y इक्वल 2 निकाल बताया मैं, तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो या इस तरह से कर लो, बात वही है ना। जैसे अब था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू 2, तो तुम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज जैसे मैंने किया वही कर लेंगे ना, 1/21 x + y, और ये वही है 12/21, सेम वे, तो 1/12 x + 2, एंड x कैन टेक वैल्यू 1 2 3, इस तरह से आंसर है। या ओपन करके लिखना है जैसे मैंने लिखा है तो वो भी चलेगा इस तरह से। हाँ जी,
तो ये अगर समझ आ रहा है आपको तो आप लोग सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए। अभी कुछ देखना है तो बताओ, या कुछ पूछना है तो बताओ। 2 plus y by 7 सेकेंड का। ओके, 2 + y/7, y कैन टेक वैल्यू 1 2। ओके, मतलब वही वैल्यू जो यहाँ दे रखा है, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है ना। ठीक है जी, तो ये वैसे ही होगा। किसी को इसमें डाउट है सेकंड पार्ट में? चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये था प्रोबेबिलिटी y = y गिवन x is 2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले x लिखते हैं हम ना, स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो नीचे आता है ना। जो भी गिवन है दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर। 2 + y/7 है। ठीक है ना, सही आ रहा है। तो वही, तो यहाँ तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1/21 x + y। तो x तो 2 है और y रहेगा, तो न्यूमरेटर तो ठीक है। अब क्वेश्चन है डिनोमिनेटर क्या लिखे, x = 2 क्या होगा, तो x = 2 तुम्हें सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। चलो प्रोबेबिलिटी x = 2 निकाल लेते हैं। तो y पे तुम्हें समेशन लेना पड़ेगा, x = 2, y = y, जो भी y की वैल्यू जो उस पर समेशन ले लो। या इसको तुम है ना, तुम्हें ये सब लिखने में मुश्किल हो रहा हो तो इस तरह से लिख लो fxy, जैसे बुक में लिखता है। x यहाँ 2 दे दिया, 2y इस तरह से, तो y पे समेशन लग जाएगा। और ये था 1/21 x + y। अब x की वैल्यू हमें 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये 2 हो गया। अब y को वैरी करा दो, तो 1/21 2 + 1 + 1/21 2 + 2, y को 1 फिर y को 2 रखा है, टोटल आ गया 4 + 3 7/21। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 7/21, 21 कैंसिल, तो 2 + y या y + 2/7, और y कैन टेक वैल्यू 1 2। तो यू कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी y of y given x = 2 is y + 2/7, y can take value 1 2, है ना। या तुम्हें इस बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये तुम्हें ऐसा लिख के दे देगा y given x = 2। तो वही है, तो ये लिखता है क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा अपनी में पीडीएफ में, बट हमें ऐसे लिखना है 0 अदरवाइज, ये भी लिख सकते हो ना। इसको और चाहो तो एक्सपैंड भी कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, कि y की वैल्यूज रख दो, तो 1 + 2 3/7 है ना, and 2 + 2 4/7, इस तरह से when y is 1 when y is 2 0 otherwise। तो ये पीएमएफ लिखने का तरीका है। तो पीएमएफ ऑफ y गिवन x = 2। फाइन, तो ये तो डिस्क्रीट का था। कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल लेते हैं। सर मैं कंटिन्यूअस का एग्जांपल, बताओ। क्वेश्चन है x and y are uniformly distributed over the region, x and y are uniformly distributed over the region r such that x² + y² is less than 1। ओवर द रीजन r xy such that x² + y² is less than 1। और उसके बाद पीडीएफ है fxy = पीडीएफ क्यों है, जब दे दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पीडीएफ क्यों दिया है? नहीं वो नहीं है, उसका पीडीएफ ये है, मतलब वो है कि एक समान मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बस दिखाया गया। और पीडीएफ है fxy = 1/π, और लिमिट है मतलब ये है ओवर द रीजन x² + y² is less than 1, और लिमिट y का दिया है mod y is less than 1। तो इसका हाँ मतलब कंडीशनल निकालना है फिर
एफ एक्स गिवन वाई। तो इसका क्या जरूरत है, तो खुद ही पता चल जाएगा। ये तो नहीं भी देता तो देने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही हम निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था ना हाँ कि दिस इज द रीजन सर्कल है। देखो ये क्या रीजन है, कुछ नहीं है तो ये ऑब्वियसली मोर देन 0 होगा, तुम इक्वलिटी लगा सकते हो चाहो तो, यू कैन रिमूव द पॉइंट। सो इस सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो इसका एरिया तुम लोगों को पता ही है, एरिया क्या होगा। सो पाई आर स्क्वायर, आर 1 है तो पाई एरिया हो गया, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रोबेबिलिटी 1/पाई होगा। तो पीडीएफ नहीं भी दिया तो हो गया। तो इसका तुम्हें अब फाइंड करना है मार्जिनल। हाँ जी, क्या दिक्कत है, मार्जिनल निकालो इसका। लास्ट क्लास में किया था हमने ऐसे क्वेश्चन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, अच्छा एक्स गिवन वाई। कंडीशनल, मार्जिनल तो आ गया। हाँ जी बताओ, ट्राई करो, इसमें मुश्किल क्या है, पहले मार्जिन निकालना आता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है ना, एफ मैंने एक्स किया वाई। है सर तो, हाँ। हाँ ठीक है, अब हम्म। तो बाकी लोगों को करने दो। तो एफ वाई ऑफ वाई, सो एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ वाई एफ वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ज्वाइंट तो हमें पता ही है, अब आपको फाइंड करना है एफ ऑफ वाई गिवन वाई। तो मतलब पहले मार्जिनल निकाल लो इसका वाई का, तो वाई की कुछ वैल्यू है ना, पहले आसान से करते हैं हम, ठीक है चलो। तो ये भी फाइंड करके देखो, और दूसरा है एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, फिर y गिवन x क्या होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आएगा एफ ऑफ एक्स वाई ज्वाइंट अपॉन एफ एक्स ऑफ एक्स। करके देखो। फिर इसके बाद कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई। हाँ वहां तक वही पहुंचेंगे। So y f x given y का पीडीएफ होगा 1/√1 minus y square, 1/√, 1 minus y square। ओके 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का लिमिट क्या होगा। सर y का लिमिट वाई तो गिवन होगा, एक्स तुम्हें ढूंढना है। अच्छा एक्स को वाई के टर्म में लिखना होगा, एक्चुअली क्या है ना अभी तो। -1 से +1, हम्म -1 से +1 से 2 भी होगा मल्टीप्लाई में, 1/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो यहाँ y ना गिवन होता है, तो गिवन होता है इसका मतलब ये हुआ कि y कोई पर्टिकुलर वैल्यू, चलो एग्जांपल के तौर पे मैं y तुम्हें दे देता हूँ। अभी मान लो चलो y हाफ है सपोज, ठीक है, तो y इज हाफ। अब तुम y को हाफ यूज कर लो तो उससे तुम्हें थोड़ा आसान होगा। सर यहाँ पे एक्स का लिमिट रखा जाएगा कि वाई का, एक्स का कंडीशनल लिमिट रखा जाएगा। यहाँ x ये आंसर x का मतलब उसमें होगा, तो x की लिमिट देखना है हमें, y तो गिवन है, y कोई नंबर गिवन एक्स का होगा। लिमिट यही ना होगा, -√1 माइनस वाई स्क्वायर से +1 √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर y तुम्हें कुछ गिवन होगा, नहीं गिवन है तो अगेन यू फाइंड द वैल्यू, है ना, लाइक जैसे मैंने सीधा x गिवन y लिख दिया, तो यहाँ y कोई फिक्स नंबर है, ठीक है, गिवन है y, मतलब y के टर्म में आना आ रहा है तुम्हारा आंसर। तो यहाँ तुम्हें x का लिमिट देखना है क्या होगा, y कोई गिवन नंबर होगा, लाइक अगर इफ आई गिव यू y गिवन हाफ सपोज, तो तुम्हें y की जगह हाफ रख देना है, एंड देन यू सी व्हाट इज द लिमिट ऑफ x। तो यहाँ से लिमिट ऑफ x यू कैन फाइंड, है ना, x का लिमिट यहाँ से देख सकते हो, ये कौन सा बाउंड्री है और ये कौन सा। सर इसका एक्सपेक्टेशन निकालने में थोड़ा देखना है। एक्सपेक्टेशन अभी आते हैं आगे, उसमें क्या दिक्कत होगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी होता है। शायद 0 आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है कि सही है कि नहीं, जितना मेरा भी आया है। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। पहले हाँ इन लोगों को ये सीखने दो जो नए लोग हैं उनको, तो सीधा एक्सपेक्टेशन में पहुंच जाओगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आएगा, नहीं एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल लेगा बच्चा, तुमको आता है ठीक है, अभी वेट करो 1-2 क्लास। तो ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
फॉर द फर्स्ट पार्ट, सर इसका भी सेम ही हो जाएगा, बस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हाँ सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम देखो यूनिफॉर्म लाइक एक्स वाई को इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिमेट्रिक है। तो पहला है एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। देखो वाई गिवन कोई नंबर भी हो सकता है, अगर कुछ नंबर नहीं है तो मान लो हमारा स्मॉल वाई, इस तरह से, ठीक है ना। तो लाइक हम ऐसे लिखते हैं एक्स गिवन वाई एंड एक्स गिवन स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का मतलब ये हुआ कि कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई। हम चाहे तो कोई फिक्स नंबर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल चाहो जैसे मैं चलो एक फिक्स नंबर हाफ ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये आसान पड़ेगा। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो भी आएगा उसमें तुम्हें वाई को हाफ रखना है, सिंपल, ठीक है। तो या अभी जनरल इन जनरल करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल वाई मतलब वाई कोई भी एक नंबर है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स वाई मतलब ज्वाइंट ऑफ एक्स वाई अपॉन मार्जिनल ऑफ मुझे वाई चाहिए, तो मतलब मार्जिनल वाई का निकाल दो क्या होगा। सो यू फाइंड द मार्जिनल ऑफ वाई। सो एफ वाई ऑफ वाई यू ऑल नो, हम क्या करते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ है और उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर से प्लस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर तक, ऐसे होगा ना। कैसे पता चलता है हमें, तो इसको तुम ये देखो, ये सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वन, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, हमको एक्स का लिमिट चाहिए। तो एक्स का लिमिट ना, क्योंकि मार्जिनल ऑफ वाई चाहिए तो एक्स की लिमिट हमें फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। तो क्या होगा, एक्स होगा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, तो मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है। तो कोई भी तुम स्ट्रिप लोगे हॉरिजॉन्टल तो इधर एक्स नेगेटिव होगा और इधर एक्स पॉजिटिव होगा ओरिजिन के लेफ्ट में, ठीक है ना। तो इसलिए एक्स की वैल्यू माइनस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर से प्लस रूट माइनस वाई स्क्वायर होगा, और ये आएगा क्या, सो दिस विल बी वन बाई पाई था डी एक्स, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा मतलब माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर से वन माइनस वाई स्क्वायर, बाहर प्लस है। तो वन बाई पाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स टाइम हो गया, ठीक है ना। मतलब वन बाई पाई बाहर कर लो, वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या होगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो फाइनली यू गेट टू टाइम रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा मार्जिनल वाई का आ गया। अगर वाई जैसे हाफ दिया है तो बाद में हम वाई को हाफ रख देंगे, पहले मार्जिनल फाइंड करेंगे देन पुट करेंगे लास्ट में। तो क्या होगा यहाँ से, सो दिस न्यूमरेटर यू हैड वन बाई पाई एंड डिनोमिनेटर यू हैव टू टाइम रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका डाउट हो तो बताना। तो ये तो तुम्हारा कोई आंसर आ गया। इसमें क्या है, वाई अगर मान लो हाफ दिया होता सपोज, तो वाई को क्या, मैंने जैसे बोला था लास्ट स्टार्टिंग में कि वाई को हाफ ले लेते हैं, वाई इज गिवन हाफ, लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह। तो फिर वाई को यहाँ हाफ रख देना लास्ट में, मतलब वाई को रिप्लेस करो हाफ से, तो ये वन माइनस वन बाई फोर, थ्री बाई फोर आ जाएगा, उस तरह से कोई नंबर आ जाएगा। और तुम्हारा अब ये एक्चुअली पीडीएफ किसका फाइंड कर रहे थे हम, एक्स का। गिवन है वाई, वाई गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, तो वाई विल बी गिवन टू यू। तो यहाँ वाई कोई फिक्स नंबर है ऐसा समझो। तो उस केस में एक्स का लिमिट तुम्हें देखना है वाई के टर्म्स में, क्योंकि वाई विल बी गिवन। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यू हैव टू थिंक दैट। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स गिवन वाई, वाई तुम्हें गिवन है, ओके, मीनिंग ये है। तो यहाँ हमारे पास आंसर आया वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। सो वी हैव टू सी द लिमिट ऑफ एक्स। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, वी हैव टू सी द लिमिट ऑफ एक्स। तो एक्स कैन वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो लिमिट हमने फाइंड किया है माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर से प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर y हमें कुछ गिवन है हाफ, तो जहाँ जहाँ तुम्हें y दिख रहा है सबको हाफ रख दो, तो उस तरह से आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द पीडीएफ ऑफ x गिवन y, मतलब कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y। सिमिलरली अगर हम कंडीशनल पीडीएफ निकालें y गिवन x,
ठीक है। सो यहाँ y गिवन x, तो x की वैल्यू यहाँ गिवन है, हमें y का पीडीएफ चाहिए जब x गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f ऑफ एक्स वाई एंड गिवन x है एफ एक्स ऑफ एक्स। तो सिमिलरली फाइंड करेंगे तो वैसे ही होगा। तुम अगर फाइंड करोगे तो ये 1/y पाई है, और यहाँ आएगा जैसे वो आया था 2 टाइम रूट अंडर, यहाँ x का पीडीएफ निकालोगे तो ये x के टर्म में आएगा, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना, क्योंकि वहाँ y के टर्म में आया था y, तो ये x में आएगा अपॉन पाई, बिकॉज x विल बी गिवन। सो पहले से इसको जनरल सॉल्व कर लेना, तो इट विल बी 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड सो कैसे फाइंड किया हमने एफ एक्स ऑफ एक्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तुम्हें एफ एक्स वाई डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ज्वाइंट को, तो मुझे एक्स का मार्जिनल मिलेगा, जो लास्ट क्लास हमने देखा था, है ना। समय अगर डिस्क्रीट है तो समेशन लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तब मुझे एक्स का मार्जिनल मिलेगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो मुझे एक्स का मिलेगा। तो वाई की लिमिट क्या होगी, तो वहाँ से वाई फाइंड करोगे, यही आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की लिमिट। और ये एफ एक्स वाई कुछ और नहीं है, ये 1/पाई है। तो फाइनली यू आर गेटिंग 2 टाइम रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई। मतलब ये तो मैं अच्छी तुम्हें फाइंड कर बता रहा हूँ। तो योर आंसर इज वाई गिवन एक्स, दिस इज 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू है, सॉरी यहाँ वाई की वैल्यू, क्योंकि तुम क्या फाइंड कर रहे हो, वाई का पीडीएफ गिवन एक्स, तो एक्स विल बी गिवन, ठीक है, एक्स विल बी सम गिवन नंबर, सो यू हैव टू राइट द लिमिट ऑफ वाई बिकॉज यू आर फाइंडिंग पीडीएफ ऑफ वाई। तो यहाँ से आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ओके ओके। सो इन दोनों क्वेश्चन में अभी किसको डाउट है? मतलब एक कॉन्टिन्यूअस है क्या, एक दो क्वेश्चन और करो, फिर आते हैं इसके एक्सपेक्टेशन पे। तो एक हमने डिस्क्रीट का किया है, एक कॉन्टिन्यूअस का किया है, एक एक क्वेश्चन दोनों पे और करते हैं, और जिस किसी को डाउट हो तो प्लीज बताना, क्योंकि जो लोग नहीं पूछते मतलब जी। सर सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग को कंडीशनल फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। ओके, तो ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे, तुम करके देखो। पिछले क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, तुम चाहो तो करके देखो, ग्राफ बनाना पड़ेगा, हो जाएगा। मतलब ये ऐसे कोई ज्वाइंट नहीं हुआ, मतलब ये ऐसा, मतलब क्या बोलते, कंडीशनल पीडीएफ का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। मतलब लाइक हमने ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे ना, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, तो तुम उसको कर सकते हो, कुछ नहीं है, तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन इसका रीजन फाइंड करके फिर नीचे हाँ वाला का मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल। तुम्हें बस वो एरिया देखना है ग्राफ में, वो कौन सा पोर्शन है, और उसका एरिया निकाल लेना है। ये न्यूमरेटर एक आ गया इवेंट, और तो ये वो नहीं है कि मतलब तुम्हें कंडीशनल वो निकाल रहे हो पीडीएफ, ये तो बस प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1/4 हो गया। अब तुम्हें बस क्या करना है, ये एरिया तुम्हें, ये तो पोर्शन पता ही है तुम्हें डिनोमिनेटर वाला, कि डिनोमिनेटर वाला एक सर्कल है जिसका रेडियस 1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर का पहले से आइडिया है कि ये वाला पोर्शन है। अच्छा, तुम्हारा सैंपल स्पेस 1 से था, मतलब 0 से 1 के बीच का था, ऐसा था, ये -1 इधर 1 है, तो ये सैंपल स्पेस था। अब क्या करोगे तुम, इस बीच में ढूंढोगे ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है जी, न्यूमरेटर, अब उस रीजन का एरिया निकाल दो, तो डिनोमिनेटर पता चल ही गया, तो आ जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जैम में आते हैं, आ सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा एरिया, πr²। सर ये तो 1 हो गया सर, डायरेक्ट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। सेम एरिया आ रहा है, सेम पोर्शन आ रहा है क्या? कॉमन रीजन तो कॉमन यही से होगा। सर यहाँ पे लेकिन एक ग्रेटर मिनट, देन 1/4 होगा सर। ओके
और सर ये दो सर्कल नहीं बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ये mod ये x रोम्बस plus बनेगा mod सर। y। हाँ, ये मॉड का सर्कल वो नहीं है, ये सर्कल नहीं है, सही बात। वही तो हम ये भी रोम्बस सोचने बनेगा। लगे। हाँ, उसका सर रोम्बस बनेगा, उसके हिसाब से तुम्हें एरिया फाइंड करना है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। है ना, तुम्हें सैंपल स्पेस दिया ही है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर लो, सेम आंसर आएगा। मतलब जो भी आएगा तुम देख लेना, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, mod x प्लस mod y का ग्राफ में कुछ ऐसा होता है, ये आएगा इस तरह से। और ये आई थिंक 1 को टच होता है। यस सर। यस सर। हाँ भाई। तो इस तरह से कुछ आएगा। और 1/2 रेडियस का सर्कल बनेगा। हाँ, तो 1/2 रेडियस का सर्कल बनाओगे तो इस तरह से है, बस तुम्हें देखना है कि ये बाहर तो नहीं जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, मतलब चेक करो इंटरसेक्शन तो नहीं है उसमें। जैसे मान लो मैं अगर नो देखूं, सर, इंटरसेक्शन नहीं है सर, अंदर ही नहीं है रहेगा। ना? हाँ, मतलब ये देख लेना है कि इंटरसेक्शन, मतलब अगर बाहर जाता तो प्रॉब्लम होता, अगर ये अंदर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से मान लो ऐसा है, तो इंटरसेक्शन जो होगा वो तो वही पोर्शन आ गया, ऐसे तो 1 आ जाएगा। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से फाइंड कर सकते हो जो भी है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। या दूसरे तरीके से करोगे तो कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो एक तरीका है कि तुम पीडीएफ को यूज, यहाँ मैंने पीडीएफ यूज नहीं किया है, ठीक है ना। सेकेंड वे है तुम पीडीएफ को यूज करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे हमने लास्ट क्लास में इस तरह क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या किया था, प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो वहाँ हमने वो रीजन पहले ग्राफ बनाए थे। ठीक है, जैसे इस तरह से है। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सेम ही इंटरसेक्शन पोर्शन आएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर भी तुम्हारा वही है और डिनोमिनेटर में भी वही है, प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 1 आ गया ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अलग होगा तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन कलम कर रहे थे, हमारे पास एफ एक्स वाई गिवन है, ठीक है, वो पीडीएफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस केस में क्या था कि हमने इसको इस तरह से लिया था, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये रीजन तुम देखोगे सैंपल स्पेस में कहाँ आ रहा है ना, तो सही इस तरह के है, ये है। तो मतलब तुम्हें पीडीएफ ज्वाइंट पीडीएफ पता है, अब ज्वाइंट पीडीएफ को यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे अब, तो यू विल फाइंड दिस एरिया, मतलब ये इस पे इंटीग्रेट कर दो सिंपल। तो जो भी पीडीएफ तुम्हें दिया है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसलिए अब यहाँ डी एक्स डी वाई जो भी लिमिट थी, जैसे हमने कल किया था, तो ये इसमें क्या है कि पहले x का लेना है, तो x की लिमिट 0 to 1 माइनस वाई, फिर y की लिमिट लेनी है, तो ये 1 है तो 0 to 1 लिया था, है ना। तो इस तरह से आएगा, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो ऐसे करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हें यही पूछता है कि बताओ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 है, जैसे मान लो, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या करोगे, यू विल ड्रॉ दिस रीजन, कौन सा पोर्शन है जी, तो हाफ है ना, यहाँ हाफ है, ये हाफ है, इधर नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। अब इस तरह से यू कैन ड्रॉ दिस, जो भी पीडीएफ है तुम्हारा वो पीडीएफ लिख लो, है ना, लाइक जो भी जॉइंट पीडीएफ है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब एक्स की लिमिट देख लो, वाई की लिमिट देख लो, तो एक्स की लिमिट क्या होगा, रूट अंडर माइनस में 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हमें एक्स की लिमिट लेनी है तो वाई के टर्म्स में आएगी, 2 रूट अंडर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब वाई की लिमिट क्या है जी, तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, माइनस हाफ से प्लस हाफ, यही ना। इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, कितनी आएगी
उसको अगर फाइंड करोगे सर तो इसको पोलर से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। हाँ उससे भी तुम कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1/π तुम्हारा पीडीएफ था। अगर उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देखें, मान लो ये क्वेश्चन जो हम लास्ट लिखा था हमने पीडीएफ, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो भी आंसर वही आएगा जो एरिया निकाल के आता। समझ रहे, तुम्हारा सैंपल स्पेस इस तरह से है, तो तुम एरिया फाइंड करके करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और अगर इस इंटीग्रल यूज करके करते हो तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर में भी वही आएगा जो तुम्हें उससे है। क्या आना चाहिए? सर एरिया से तो आया है 4 - π/π। मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया क्या है? लेस देन इक्वल टू ना, मोर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू दिया। अच्छा, मोर देन से निकाल दिया। तो लेस देन है तो क्या होगा? इसका एरिया नहीं दीजिए निकालना, πr², πr², पाई स्क्वायर π/4, 5/4। तो ये आ गया इस पोर्शन का। फिर वो π/4 हो गया, मतलब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे ये π/4 हो गया, ये भी π/4 हो गया, कट के 1 हो गया। मतलब कुछ और क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और निकालेंगे। मतलब ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, मेरा मतलब ये। ठीक है, तो दोनों वे है तुम्हारे पास। लाइक एरिया वाला कॉन्सेप्ट मोस्टली हम तब यूज करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली है तो हर पार्ट में प्रोबेबिलिटी सेम है ना, तो यू कैन जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ दैट पोर्शन एंड डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस, देन यू विल गेट द आंसर। अदरवाइज यू कैन यूज दिस मेथड। हमने ये लिखा सर था। तो लेस देन अगर लेंगे तो वो तो कट के 1 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट होकर। नहीं नहीं, लेस देन का मतलब हमने ये बोला था प्रोबेबिलिटी x² + y² लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, तो वो मतलब तुम्हारा कट के 1 हो गया, सही नहीं सर, बात। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ मैं समझा, तुम कह रहे हो मतलब तुम ये बोल रहे हो कि लाइक ये अलग mod x + mod y लेस देन 1 गिवन x² प्लस, तुम इसकी बात कर रहे हो ना। मतलब उसने जो लिखाया था लेस पहले, तो देन उसमें रहेगा ये तो। था। उसमें ये था, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका 1 आएगा उस क्वेश्चन में। हम्म। अब मोर देन इक्वल टू उसके हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा पोर्शन क्या है, देन यू हैव टू फाइंड। ठीक है, ये तो हमने किया है। तो अभी मेनली क्या फोकस करना है हमें, कैसे हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, मतलब मेनली x गिवन y कैसे फाइंड करते हैं, है ना, या f(y) गिवन x कैसे फाइंड करते हैं कंडीशनल पीडीएफ। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिस अपॉन मार्जिनल ऑफ y, है ना, और ये है दिस अपॉन मार्जिनल ऑफ x। ठीक है जी, यहाँ जो भी होगा तुम्हें x का सपोर्ट लिखना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि x का तुम पीडीएफ निकाल रहे हो, यहाँ y का लिखना पड़ेगा जो भी वैल्यू है ना। एक मिनट से, हाँ मैंने x y, तो y गिवन x गिवन होगा, x भी सम गिवन होगा। ट्राई करो, एक दो और क्वेश्चन करो, उससे थोड़ा नए लोग और अच्छा आइडिया डेवलप होगा। क्वेश्चन है, लिखो कि let x and y be continuous random variables with joint PDF, okay, with joint PDF f of xy as 12x when 0 is less than y less than 2x less than 1 and 0 otherwise। ठीक है, चलो तो अभी बताओ व्हाट इज द conditional PDF of y given x। So what is conditional PDF of y? Conditional PDF of y given x is equal to small x। ये small x कोई नंबर है, ठीक है, एंड b वही है
कंडीशनल PDF ऑफ एक्स गिवन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल I इज नंबर। तो ये तुम लोग ट्राई करो, कॉन्टिन्यूअस का केस है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ कोशिश करो, बताओ आंसर क्या है। जिनका डाउट्स रह गया है तो पूछना अभी दोबारा, ठीक है। 1/2x ऊपर वाला। So 1/2x, okay. सिक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। बस इसका x/2 आया था पहले का, और इसका 6 माइनस, एक्स बाई टू नहीं, 1/2x। 1/2x आएगा सर। 1/2x आया था। अच्छा अच्छा, तो 1/2x और सेकंड वाले का आया 6 इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर। होल बाई 4। यस, नहीं नहीं सर, वाई स्क्वायर बाई फोर क्या है? बाकी लोग भी देख लो जी, ये आया क्या। इसका कंडीशनल का एक्सपेक्टेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज अभी इसी को देखते हैं, फिर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देखते हैं। तो वैसे ही है, क्या करना है आपको, 0 लेस देन वाई लेस देन 2x, तो ग्राफ बना भी सकते हो ऐसे, जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो फर्स्ट है f of x given y, ठीक है। so x given y, so according to definition fxy upon fy of y, तो मुझे इसकी जरूरत है। चलो तो पहले fy of y फाइंड कर लेते हैं। so we have to integrate the joint with respect to x, ठीक है। तो यहाँ बस x की लिमिट देख लो क्या है, तो तुम x यहाँ तो, अच्छा y लेस देन 2x है ना, इस तरह से है, तुम ग्राफ बना के देख सकते हो, या यू कैन डिवाइड बाई 2 इन ऑल साइड्स, ऑप्शन में था, ठीक है, सही लिखा होगा। सो इफ यू डिवाइड बाई 2 देन व्हाट विल हैपन, x की लिमिट क्या आएगी, y/2 से 1/2, है ना। और अदरवाइज सर अगर कंफ्यूजन हो तो यू मेक द ग्राफ, ठीक है। तो जैसे सर वहाँ तो 1/4 होगा। कहाँ, ये सर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा टोटल। नहीं अभी मैं 4 हो जाएगा। लिमिट की बात कर रहा हूँ, x की लिमिट यहाँ क्या लेंगे, इसमें यहाँ पे y/2 to 1/2, 1/2। है ना। तो Yes, वही sir. बता रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तुम्हारे पास 2x की लिमिट है y से 1, तो यू डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन y/2 लेस देन x लेस देन 1/2, है ना। सो डायरेक्टली यू कैन सी हेयर x की लिमिट क्या है। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि यू मेक द ग्राफ, तो y बराबर 2x का ग्राफ बनाओगे, x जब 1 है तो y 2 है, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा y बराबर 2x का। और फिर पोर्शन देख लो, जैसे ये 1 0 है तो x को 1 y को 0 रखेंगे, तो ये नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज y लेस देन 2, है ना, y लेस देन 2x, तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन मतलब ये जो बिलो पोर्शन है दैट इज y लेस देन 2x। अब इसमें क्या था, y पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, तो y लेस देन 1 है और x लेस देन 2 है, तो इसका x की वैल्यू क्या होगी, हाफ, मतलब ये रीजन कैसा आएगा,
यहाँ मैं x को हाफ लेता हूँ, ये लाइन होगा, और ये जहाँ मिलेगा ये y यहाँ 1 होगा ना। सो ये रीजन है, चेक करो मैंने सही बनाया क्या। सो दिस पॉइंट इज x इज हाफ, y इज 1, क्योंकि 2x लेस देन 1 है ना, तो x लेस देन हाफ होगा, and y is less than x, ये बिलो पोर्शन जो है ये है y is less than 2x, y is less than 2x, and this line is y is equal to 2x। ओके, तो यहाँ भी तुम देख सकते हो कि मुझे क्या करना था, मैं सोच रहा था x की लिमिट क्या लूँ, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू है y/2, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू y/2, राइट साइड में x की वैल्यू क्या है, हाफ, तो y/2 से हाफ। तो ग्राफ बना के भी देख सकते हो या वैसे भी देख सकते हो, तो y/2 से हाफ। अब इंटीग्रेट कर लो, y/2 से हाफ, और ज्वाइंट तुम्हारे पास है 12x dx। अब जस्ट यू इंटीग्रेट इट, तो 12 बाहर रखो, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये आ गया y/2 से 1/2, 6 बाहर है, और 1/4 माइनस y²/4, है ना, 2 बाहर कर दिया, तो फाइनली यू हैव 6/4 1 माइनस y², मतलब 3/2 1 माइनस y², ये तुम्हारा आ गया y का मार्जिनल, और तो यहाँ से आया 12x अपॉन, ठीक है ना। अच्छा y यहाँ कुछ गिवन था क्या, हाँ जी, सिर्फ प्रॉब्लम हम किसका फाइंड कर रहे हैं, पहले सेकंड पार्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले सेकंड पार्ट ही फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ था x गिवन y, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ पहले x गिवन y, सेकंड पार्ट। तो 12x है ज्वाइंट, और y का आपका जो मार्जिनल है वो आया 3/2 1 माइनस y², ठीक है जी। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना मैंने, तो ये सर सही है, वहाँ पे जो हम लोग लिखवाए थे वहाँ पे गलत। हाँ सर वो वहाँ पे टोटली 8x/1 माइनस y² होगा। हाँ हाँ, मतलब कहाँ इसमें बता रहे हो, हाँ सेकंड वाला, यस सर। ओके, 6 नहीं होगा, वहाँ 8x हो जाएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ से फाइनल आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, तो 2 ऊपर गया तो 24 हो गया, 3 8, तो 8x अपॉन 1 माइनस y²। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स गिवन y जो है, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है जी, इसको डाउट तो नहीं ना। ये हमारा आया y का मार्जिनल, दिस वाज द मार्जिनल ऑफ y, एंड इसको यूज करते हैं हम इसमें, ज्वाइंट तो दिया ही है तो सोचना है नहीं, तो दिस वी गेट द आंसर। तो यहाँ पे क्या आया, x गिवन y, तो ये आया फाइनली 12x अपॉन दिस, कैलकुलेट किया हमने, सो 8x अपॉन 1 माइनस y²। और यहाँ y आपको गिवन होगा, सपोज y इज गिवन एज सपोज 1/4, तो अगर गिवन होता, सपोज पूछता y इज गिवन एज 1/4, तो उस केस में हम y को 1/4 रखते अब, तो उसे सिर्फ इसमें x बचता, क्योंकि हम x का PDF निकाल रहे हैं, तो हमें लिमिट x का चाहिए, तो यहाँ देखना है x की लिमिट क्या है जी, तो x y के टर्म में चलेगा क्योंकि y गिवन है, तो x की लिमिट आएगी y/2 से 1/2, है ना, वो यहीं से देख लो, जैसे मैंने देखा लिमिट सही कि मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो x की लिमिट आ गई y/2 से 1/2, क्योंकि x देखना है मुझे, x कहाँ से कहाँ तक है, तो डिवाइडिंग होल इनइक्वालिटी बाई 2, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। फाइन, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट तुम लोग अब इजीली कर दोगे, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, y गिवन x, ठीक है, y गिवन x, मतलब x इज इक्वल टू x है यहाँ पे स्मॉल x, सो f ऑफ xy, एंड मुझे x का मार्जिनल चाहिए, तो पहले x का मार्जिनल निकाल लो, सो 12x यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y, एंड y की लिमिट देख लो, गिवन जो इनइक्वालिटी था PDF में ज्वाइंट में क्या था, तो y यहाँ था 0 to 2x, यू कैन लुक हियर, y is from 0 to 2x, 0 to 2x,
x तो कांस्टेंट है y के लिए तो बाहर रहेगा, तो ये फाइनली आ गया 2x, मतलब 12x बाहर हो गया। ठीक है, y का एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये 2x आ जाएगा, तो ये आ गया 24x²। ठीक है जी। अब हमारे पास जॉइंट था 12x और ये है 24x²। ठीक है, x इज कांस्टेंट फॉर y इसमें, इसलिए 12x बाहर हो गया, तो फाइनली आ गया 2 नीचे आएगा ना 12 2 सर, तो 1/2। सो फाइनली यू गेट f ऑफ y गिवन x एज 1/2x। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट हमें y की लिखनी है, क्योंकि वी आर फाइंडिंग पीडीएफ ऑफ y गिवन x गिवन है, तो हमें y का पीडीएफ लिखना है। जब y का पीडीएफ लिख रहे हैं तो सपोर्ट y का होगा, तो y की लिमिट देखनी होगी कहाँ से कहाँ तक है। तो इन जनरल है ना, x तो गिवन होगा, x जो भी गिवन होगा, मान लो 1/2 1/4 जो भी है, तो पुट कर देंगे। अब यहाँ y देख लो क्वेश्चन में क्या था, तो y था 1 से 2x में, है ना, सॉरी 0 से 2x में ना, या 0 to 2x, x जो भी गिवन होता वो हम पुट कर देते, तो y हो गया x 0 to 2x, 0 to 2x, x जो भी गिवन होगा वो पुट कर देंगे, है ना। आर यू गेटिंग? जैसे x हाफ है तो यहाँ x को हाफ रख देते, तो यहाँ 2 इंटू हाफ 1 हो जाता है, इस तरीके से। ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ गलतियां कर सकते हो। ठीक है, ये तो निकाल लोगे बट सपोर्ट में गलतियां कर सकते हो। सर जस्ट एक डाउट था, ये जो हम्म। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये भी सर कंडीशनल लिमिट ही रखेंगे ना इसमें? हाँ यही लिमिट होगा, अगर y का निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 0 to 2x में इंटीग्रेट करेंगे हम, x के टर्म में आंसर आएगा, आंसर x के टर्म में आएगा इसका। अगर पूछता है व्हाट इज कंडीशन y गिवन x इज इक्वल टू x, कोई बात नहीं, फॉर्मूला ये होगा y टाइम जो हमने निकाला है f ऑफ y गिवन x dy, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल है, और y की लिमिट क्या है 0 to 2x। मान लो इस क्वेश्चन में पूछ देता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ वेरिएबल तो मेरा y ही है, बस x गिवन है साथ में, तो मैंने क्या किया y टाइम जो पीडीएफ है y गिवन x का वो लगाएंगे। अब यहाँ वेरिएबल मेरा y ही है, y है, तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा और y की जो भी लिमिट है वो फाइंड करेंगे। ऐसे ही अगर इसी में मुझे पूछ देता, ये मैं नेक्स्ट क्लास में ये करने वाला हूँ, तो ये है, तो ये x का पूछेगा यहाँ पे, यहाँ एक्सपेक्टेशन किसका पूछ रहा है, x का, जब y गिवन है, तो x टाइम f ऑफ x गिवन y, x गिवन y, यहाँ वेरिएबल x है तो इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में होगा। अब x की जो भी लिमिट आई थी, जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो y/2 से 1/2, तो यहाँ इंटीग्रेट होगा y/2 से 1/2, तो इससे फाइंड कर सकते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, नहीं ऊपर वाला है y गिवन x, y गिवन x इक्वल टू x, और ये है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू y। यहाँ y आंसर है, इसका आंसर y के टर्म में आएगा, इसका आंसर x के टर्म में आएगा ऊपर वाले का, क्योंकि x गिवन है इसलिए x कोई नंबर है तो उसके टर्म में आएगा, x अगर 1/2 है तो उसके नंबर आ जाएगा। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में, अभी में समझना है कि कैसे हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, लाइक कंडीशनल पीडीएफ कैसे निकालेंगे, x का गिवन y और y का गिवन x। ओके जी, तो ये सब तुम लोग कर ही सकते हो। तो इससे तुम लोग फाइंड कर लोगे नहीं, कंडीशनल एक्सप्रेशन x गिवन y, y गिवन x सब फाइंड कर लोगे। तो अभी मैं एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी एग्जांपल्स तुम लोग घर पे करना, मतलब घर पे ऑनेस्टली खुद ही सारे एग्जांपल और एक्सरसाइज जरूर करो अपने प्रैक्टिस के लिए, और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। पहले एग्जांपल एक्सरसाइज कर लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो। सर ये कौन सा लेक्चर नंबर है? ये 26 है। ओके 25 कल कराया था, वो 1 घंटे का था, उसमें एक क्वेश्चन बस डाउट कराया था, तो उसमें कुछ किया नहीं था, एक ही क्वेश्चन कराए थे कल, और इंटरनेट चला गया था, छोड़ दिए थे। ठीक है, तो अभी
नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़ी टॉपिक देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ओके। तो प्ले बताओ, पहले थोड़ा रिकॉल करो। टू इवेंट्स, रैंडम वेरिएबल नहीं, इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। टू इवेंट्स E and F आर इंडिपेंडेंट इफ, बताओ जी क्या डेफिनेशन था इंडिपेंडेंट का इवेंट के लिए, क्या यूज करते थे तुम? प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इवेंट में ना, इवेंट EF का, हाँ। सिंपल डेफिनेशन बताओ, कोई सा भी डेफिनेशन जो यूज, इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। E intersection F is equal to E into F. राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PA, तो ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है इक्विवेलेंटली, तुम ये भी बोल सकते हो। और अगर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F अगर इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E के, तो भी हम बोलेंगे EF इंडिपेंडेंट है। या अगर ऐसा हो कोई भी एक होल्ड करता है, तीनों एक ही बात कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F के, तो भी हम बोलेंगे, मतलब यहाँ क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F है ना, इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E विदाउट गिवन F। तो इसलिए मतलब लेफ्ट साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, राइट साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ E विदाउट गिवन F। तो F गिवन हो ना हो E को फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इंडिपेंडेंट। सेम थिंग यहाँ है, तो E गिवन हो ना हो F को फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों इंडिपेंडेंट। और उसी का इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये है, तो क्वेश्चन में ज़्यादातर हम फर्स्ट वाला ये यूज करते हैं। ओके, तो सिमिलर तौर पे हमारा यहाँ भी डेफिनेशन है। तो देखो ऐसी डेफिनेशन यहाँ पे है, टू रैंडम वेरिएबल्स X and Y आर इंडिपेंडेंट इफ, जो ज्वाइंट PDF है हमारा, मैं भी कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूअस के लिए ऐसे लिखेंगे, जो ज्वाइंट PDF है fxy of xy, if it is equal to the product of marginal PDFs, देन हम बोलेंगे वो इंडिपेंडेंट है। जो ज्वाइंट PDF है, ये जरूरी नहीं हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, लेकिन जब भी इक्वल होगा तो हम बोलेंगे वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। डिस्क्रीट के लिखोगे तो ये मेनली हम क्योंकि PDF की बात हम उसमें करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, डिस्क्रीट के लिखना चाहोगे तो लाइक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, दिस इज प्रोबेबिलिटी एट x इनटू प्रोबेबिलिटी एट y फॉर ऑल xy, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके लिए। तो ये हम कर सकते हैं डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। तो मतलब ज्वाइंट जो है, मतलब इंटरसेक्शन ही तो है, ज्वाइंट बताया, ज्वाइंट क्या इंटरसेक्शन ही तो है दोनों का। सो लाइक है ना, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो यहाँ भी ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, अगर ऐसा है। इक्विवेलेंट डेफिनेशंस भी हैं, और जैसे तुम आगे देखोगे CDF ऑफ XY ऐसी होगा, तो CDF ऑफ X मतलब मार्जिनल CDF ऑफ X इंटू मार्जिनल CDF ऑफ Y, इस तरह से। तुम ऐसे भी मतलब ये ज्वाइंट CDF है, ये क्या है, ये ज्वाइंट CDF है, कैपिटल F यूज किया हूँ तो ज्वाइंट CDF है। या तुम आगे देखोगे नेक्स्ट क्लास में E ऑफ लाइक X इंटू वाई, अगर ऐसा होता है EX इंटू EY के, तो E मतलब एक्सपेक्टेशन मीन है ना, तो X इंटू वाई का मीन अगर इक्वल है EX इंटू EY के, तो भी बोलेंगे ऐसा है। ऐसी का जनरलाइज फॉर्म भी तुम देखोगे ऐसा होता है E ऑफ FX इंटू GY है ना, इज इक्वल टू E ऑफ FX। तो यहाँ F हमारा वो PDF नहीं है, H कर देता हूँ, F कोई भी फंक्शन है, HX इंटू E ऑफ GY। तो ये सब इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं, है ना। तो ये प्रूफ कर दो, या ये है ना, ये होल्ड करता है, या ये ज्वाइंट CDF इज इक्वल टू मार्जिनल CDF का प्रोडक्ट होगा, या ज्वाइंट PDF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PDFs, या ज्वाइंट PMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PMF फॉर ऑल XY, तो हम बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
जैसे हमने एक एग्जांपल किया था बहुत पहले, वो एग्जांपल मैं याद दिलाता हूँ। उसमें ये था कि सर कन्वर्ट्स ट्रू होता है क्या? ओके, डेफिनेशन है तो कन्वर्ट्स भी ट्रू होगा। हाँ, डेफिनेशन जो होता है वो इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। तो सबका कन्वर्ट्स भी ट्रू है। मतलब ये एक्चुअली इक्विवेलेंट डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन जब भी हम लिखते हैं तो वो इफ एंड ओनली इफ होता है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर पंगा होगा। जैसे हम आते हैं, तो मैंने ऐसे सारे तो लिख दिए हैं, तो जैसे ये तो रिजल्ट में है, तो इसका मैं बाद में फिर जिक्र करूँगा। इफ एंड ओनली इफ देखोगे तो इसका हम कल डिस्कस करेंगे इसको, अभी तो मिस कराएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा पंगा है। मतलब यहाँ ये इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। ज्वाइंट पीडीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा इंडिविजुअल मार्जिनल पीडीएफ के, या ज्वाइंट सीडीएफ वो होगा, क्योंकि मीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वन साइड ही होता है, बोथ साइड नहीं है, लाइक वो हम आएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होता है, वैसा होता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी का काउंटर एग्जांपल है। अगर ऐसा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, पक्का है। इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये टू वे ट्रू नहीं है ये वाला रिजल्ट, ठीक है, वन वे है सर, यहाँ से यहाँ तुम आ सकते इसी पे कोवेरिएंस वाला भी बनाया ना हो। सर। हाँ, इसी से कोवेरियंस का रिजल्ट इसी पे बेस्ट है। तो कोवेरियंस भी नेक्स्ट क्लास में हम्म। डिस्कस करेंगे। कोवेरियंस इससे जैसे रिलेटेड उसमें है। भी कह सकते हैं कि अगर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरिएंस कोवेरियंस जीरो जीरो होगा। है। हाँ, अगर जीरो है तो जरूरी नहीं अदरवाइज इंडिपेंडेंट होगा। यस सर। तो ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है हमेशा। कोई भी डेफिनेशन तुम लिखते हो किसी भी चीज़ का, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, कहीं भी, तो डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है। और रिजल्ट जो थ्योरम वोरम होते हैं उसमें देन और इफ का चक्कर होता है, तो उसमें देखना होता है इफ है या इफ एंड ओनली इफ है या इफ देन ओनली है। ओके, तो अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। हमने एक क्वेश्चन क्या देखा था कि 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, और एक्स हमारा था स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स, स्मॉलर, ठीक है जी, और y था लार्जर ऑफ 2 नंबर। ये नहीं x ये नहीं है कि पहले डाइस पे क्या है, ऐसा नहीं है। दोनों डाइस पे जो भी है उसमें जो छोटा है वो x है। ये एग्जांपल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया। और लार्जर ऑफ 2 नंबर, अब ये डिस्क्रीट का एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 डाइस को थ्रो किया है तो तुम्हें पता है सैंपल है, उसमें 36 आउटकम्स हैं। और तो क्वेश्चन यहाँ मैं ये पूछूंगा तुमसे कि इज एक्स वाई इंडिपेंडेंट, और सॉरी, मतलब इज एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, और यू कैन से इज एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। आंसर होगा यस और नो। यस है तो प्रूफ करना होगा, नो है तो एक एग्जांपल काफी है। सोचो, इसका पीडीएफ लिखने की कोशिश करो, मतलब टेबल बना लो, ज्वाइंट पीडीएफ। पहले अगर बनाया है याद है तो यू कैन राइट। सर डिपेंडेंट है। ओके, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। मैंने पूछा है क्या एक्स इंडिपेंडेंट है वाई से, तो आंसर इज नो। ओके, सो व्हाट इज योर एग्जांपल? सर एग्जांपल इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर एक्स पे अगर कोई भी हमें आ रहा है, ये कंडीशन अगर मान लीजिए कि एक्स पे हम अगर ले रहे हैं 3, ठीक है, तो वाई जो हमको मिलेगा वो कभी भी 3 से छोटा नहीं होगा या 3 नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा। मतलब कि एक्स क्या कर रहा है, वाई पे इफेक्ट डाल रहा है, ओके, इसलिए ये डिपेंडेंट अच्छा है। डेफिनेशन, मतलब तुम ऐसे लॉजिकली सोच रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसे होता है ना, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तो वैसे भी तुम एक्सपेरिमेंट में सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे हम मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्स अगर इफेक्ट कर रहा है वाई के अकरेंस को तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या वाई अगर इफेक्ट कर रहा है एक्स के अकरेंस को तो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली देखते हैं तो हम टेबल बनाते हैं जो उस टाइम बनाए थे, एक्स वाई,
तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? ऐसे तो मतलब 0 1 2 सॉरी डाइस पे ऐसा 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो इस तरह से कंसिडर करते हैं। और इधर y 1 2 3 4 5 6। ओके जी, देखो अब हमें क्या डिसाइड करना है, x जो है उन दोनों में से स्मॉलर है। तो हमने इसका लिखा था, तुम्हें भी याद आएगा। तो 1 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल आउटकम 36 होते हैं, 2 डाइस थ्रो किया, तो मिनिमम नंबर 1 है, मैक्सिमम 1 है। तो एक आउटकम ऐसा था 1 1, ऑर्डर पेयर 1 1 की बात कर रहा हूँ। टोटल 36 आउटकम है 1 1 से 6 6 तक। तो ऐसा एक आउटकम है 36 में से, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, मतलब मैं 1 2 की बात कर रहा हूँ, x1 y2। तो ऐसे कितने आउटकम होंगे जहाँ छोटा वाला नंबर 1 है, लार्जर नंबर 2 है? तुम्हें याद होगा 2 आउटकम है, वो ऑर्डर पेयर 1 2 एंड ऑर्डर पेयर 2 1। इसमें स्मॉलर 1 है, लार्जर 2 है, दोनों अलग अलग आउटकम है। तो देर आर 2 आउटकम आउट ऑफ 36। 1 3 में भी 2y36, 1 4 में भी 2y36, 1 5 में भी 2y36 एंड 1 6 में भी 2y36। फिर यहाँ x2 y1, तो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम? तो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जा रहा है। फिर यहाँ 1/36 2 2 पे, 2y36 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 0 0 1। तो डायगोनल पे 1/36 था, तुम्हें याद हो तो, और इसके ऊपर सारे 2y36 थे ऑल, और बिलो 0 था। ठीक है जी, और बिलो 1 आर ऑल 0। फाइन। अब क्या करो, मैं तुमसे पूछता हूँ सिंपली, ये सोचो, पहले ये बताओ, इस कॉलम को आगे बढ़ाता हूँ। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा मुझे? मार्जिनल ऑफ 1, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इज इक्वल टू 1, 11/36 है ना? तो आपको पता है 11/36। कि हम मार्जिनल कैसे निकालते हैं, y पे समेशन ले लेंगे, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, तो ये आ जाएगा 11/36। ऐसे ही इस कॉलम को थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 कितना आएगा? 9/36। अरे 9 कहाँ से आ गया? 1/36 1/36 वो 1 ये वाला ना? हम उसका बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 2। नहीं अभी यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/36, है ना? y बराबर 1, तो x पे समेशन हो जाएगा, तो है ना, y बराबर 1 ने पूछा है, तो 1/36। अच्छा, तो अभी मैंने क्या क्या पूछा तुमसे? 2 चीज़ें पूछी हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, ये आ गया 11/36। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, ये है 1/36। तो ये तो क्या है, ये तुम्हें पता है, ये मार्जिनल है x का एट x इज इक्वल टू 1, मार्जिनल पीएमएफ। और ये क्या है? मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y 1 पे। ठीक है। अच्छा, मैं इसका ज्वाइंट निकालता हूँ, तो ज्वाइंट कैसा होता है? x1 y1। ओके, x1 y1 का मतलब क्या है? ऐसे कितने आउटकम थे जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम 1 है? तो अब उसमें से सोचो, पूरे सैंपल स्पेस में से सोचो, 36 में से कितने थे ऐसे जहाँ x1 y1 आया था? 1 देखिए है ना, 1 1, ऑर्डर पेयर 1,1, 36 में से। तो ये क्या निकाला हमने? ये हमने डिस्कस किया है ज्वाइंट, दिस इज ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x एंड y, है ना, मतलब x1 पे और y1 पे, ये ज्वाइंट बात कर रहे हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर ज्वाइंट पीएमएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, देन दे आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से देखो जरा, अगर पी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू पी वाई इज इक्वल टू 1 फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 1 हमने फाइंड किया 11/36, y इज इक्वल टू 1 फाइंड किया, तो मल्टीप्लाई करो 11/36 इंटू 1/36, तो हो गया 11/36 स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा हो रहा है कि जो ज्वाइंट है क्या वो मार्जिनल के इक्वल है, मार्जिनल के प्रोडक्ट के इक्वल है? तो आंसर क्या है? नो, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, मैथमेटिकली, है ना, मतलब डिपेंडेंट बोल सकते हो।
एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है। सर शत्रुघ्न जो लॉजिकली बोल रहा था वो थोड़ा समझाइए ना, वो समझा नहीं। हाँ वो उसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या था, एक्स स्मॉलर ऑफ टू नंबर है ना, और वाई जो है वो लार्जर ऑफ टू नंबर है। तो लाइक जैसे मान लो कि एक्स की वैल्यू 3 आ गई, कोई भी एक रैंडम 1 to 6 आप ले लो, जैसे आप x को 3 ले लीजिए, तो मान लीजिए x 3 आ गया, तो मतलब आपने ये फिक्स कर लिया कि जो मिनिमम नंबर आया डाई पे वो क्या है, 3 है। अब y क्या है, लार्जर ऑफ द टू नंबर, तो मिनिमम तो 3 है, तो ये पक्का है कि अब y पे जो आएगा वो क्या होगा, 4 4 5 5 6। 6 या 3 भी हो सकता है एक केस में, 3 4 5 6। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ 3 4 5 6, क्योंकि ये 3 पे डिपेंड कर गया। अच्छा अगर x को मैं 2 लेता हूँ तो उस केस में y हो सकता है 2 3 4 5 6। तो y की वैल्यू बार बार चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। बेटे अगर x को मैं 4 लेता हूँ तो y और तो 4 5 डिपेंडेंट 6, है। तो y कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है। हम्म। तो ऐसे आप लॉजिकली हर क्वेश्चन में भी लगा करेक्ट सकते करेक्ट। हैं वो चीज़। और अगर y फ्री होता, अगर y x पे डिपेंड नहीं करता, तो आप x 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, y सेम रहना चाहिए था। और वो इंडिपेंडेंट हाँ तब वो इंडिपेंडेंट हो होता। जाता। अगर x की किसी वैल्यू के लिए y हमेशा सेम है, मतलब वो y को फर्क नहीं पड़ रहा है x से, मतलब y इंडिपेंडेंट है x से। ओके, जैसे होता है कॉइन वाला केस है, जैसे पहले कॉइन पे हेड आया टेल आया, दूसरे कॉइन को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। मतलब मैथमेटिकली नहीं भी कर सकते हो, मतलब दो कॉइन, दो अलग अलग कॉइन है, पहले कॉइन को फेंका हेड आया, क्या चांस है दूसरे पे हेड आएगा, तो दूसरे कॉइन को पहले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि दो अलग अलग कॉइन है। डाइस का भी सेम केस है, लेकिन फर्क कब पड़ता है, जैसे कोई बॉक्स है विथ रिप्लेसमेंट है, जैसे मान लो एक बॉक्स है इसमें 5 रेड है 5 ब्लैक है, अब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसे मान लो एक्स होता है कि फर्स्ट बॉल इज रेड, वाई है सेकेंड बॉल इज ब्लैक, इस टाइप से, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड है मान लो सेकेंड बॉल इज ब्लैक। तो देखो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो फर्स्ट बॉल रेड आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 रेड है 10 में से। अब वाई है सेकेंड बॉल इज ब्लैक, तो अगर फर्स्ट रेड आया है तब सेकेंड को ब्लैक आने का चांस होगा कितना, देखो अगर फर्स्ट, दो केस पॉसिबल यहाँ पे केसेस हैं, तो अगर फर्स्ट रेड आ गया तो एक रेड बाहर हो चुका है, तब 4 रेड और 5 ब्लैक आपके पास है, तो ब्लैक आने का चांस है 5/9। अगर पहला रेड नहीं आया है, ठीक है, तो ब्लैक आया होगा, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं वाई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ एक्स के डिफरेंट केसेस में, मतलब इंडिविजुअली वाई की निकाल रहा हूँ ना, ऐसे आप कर सकते हो ज्वाइंट। तो सेकेंड बॉल के ब्लैक आने के क्या चांस है, तो फर्स्ट पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट रेड था या ब्लैक था। तो अगर पहला ब्लैक है तो सेकेंड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी पहला रेड है, मतलब पहला रेड है मतलब तुम्हारे पास 4 रेड है 5 ब्लैक, क्योंकि एक रेड पहला बाहर हो चुका है। और दूसरा केस हो सकता है कि रेड नहीं ब्लैक बाहर हुआ, तो उस केस में हमारे पास 5 रेड है और 4 ब्लैक। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ बिना कैलकुलेट किए आप लॉजिकली सोच पाओगे कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो y की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है x के अकरेंस पे, तो यहाँ वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जबकि यही क्वेश्चन होता, मतलब एक्स वाई डिपेंडेंट है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट हुआ, कि y डिपेंड कर रहा है x पे यहाँ पे। इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो वी कैन सी। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, विथ रिप्लेसमेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, चाहे पहला रेड है या ब्लैक है। अगर विथ रिप्लेसमेंट का केस है, मान लीजिए विथ रिप्लेसमेंट है ना, उसमें क्या होता है कि मान लो 5 रेड है 5 ब्लैक है, तो फर्स्ट बॉल मान लो एक्स ले लिया, फर्स्ट बॉल इज रेड सपोज, एंड वाई ले लिया, सेकेंड बॉल इज रेड या ब्लैक कुछ भी ले लो, इस तरह से। तो क्या होगा, अब देखो मैंने क्या कहा, विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब एक बॉल तुमने फाइंड किया उसको बाहर रख दिया, तो पहला था विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, अब मैं कर रहा हूँ विथ रिप्लेसमेंट।
क्या होगा, एक बॉल आपने निकाले, उसको फिर वापस रख के दूसरा बॉल निकाले। तो फर्स्ट बॉल रेड है, इसके चांस है 5/10। फर्स्ट बॉल रेड नहीं है, इसके चांस है 5/10। ओके, अब देखो, अब सेकेंड बॉल के बारे में सोचो। फर्स्ट रेड है तो ब्लैक का क्या चांस है, 5 मतलब सेकेंड बॉल फाइंड कर रहा है तो भी 5/10 होगा। पहला बड़ा रेड नहीं भी आया तो भी 5/10 होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि मैं बॉल वापस लेके वापस बुक में डाल रहा हूँ तो बैग में, तो इसका मतलब ये है कि y यहाँ पे इंडिपेंडेंट है x से, तो ये फर्क नहीं पड़ता पहला क्या था, y की प्रोबेबिलिटी हमेशा फिक्स रहेगी इन बोथ द केस। तो इस तरह को या तो मैथमेटिकली सोच लो या ऐसे लॉजिकली कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पता चल सकता है, अदरवाइज मैथमेटिकली करो। जैसे अभी जो डिस्क्रीट वाला केसेस था, एक कॉन्टिन्यूअस केस का एग्जांपल देता हूँ, देखो। सो दिस एग्जांपल वाज ना फॉर द डिस्क्रीट केस, तो डिस्क्रीट का था। और हम एक एग्जांपल देखें, बाकी में तुम्हें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट कर करके कैसा हो रहा है कि इंडिविजुअल का प्रोडक्ट और उसके इक्वल है क्या। किसी को डाउट हो तो पूछना। तो एक क्वेश्चन और लिखो एंड देन क्वेश्चन है, लेट x and y बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, विथ joint PDF fxy as x plus y when x is between 0 1 and y is between 0 1, 0 otherwise. So the question is x independent of y? तो ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या करोगे आप, जो ज्वाइंट देखोगे क्या इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। सो फर्स्ट फाइंड द मार्जिनल्स एंड चेक, दोनों का मार्जिनल फाइंड करो PDF एंड देन यू चेक वेदर दे आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस। सर इसको डायरेक्टली भी चेक कर Dependent सकते है। हैं ना? कैसे? सर x को y को अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो डिपेंडेंट है ये। ये भी सही है, मतलब प्रोडक्ट में नहीं लिख पाओगे, ऐसे भी x प्लस वाई को कभी भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि एक फंक्शन ऑफ x एक प्रोडक्ट में फंक्शन नहीं ऑफ लिख सकते। y। मतलब बिना कैलकुलेट के भी तुम सोच पाओगे, मतलब बिना वो के कि ऐसा नहीं हो सकता है कि, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि ज्वाइंट PDF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, और मार्जिनल x में सिर्फ x आता है, मार्जिनल y में सिर्फ y आता है। आपको सोचना है कि ऐसा कर सकते हो आप कि ये सिर्फ x का प्रोडक्ट सिर्फ y का प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब अगर मैथमेटिकली, वो तो लॉजिकली हो गया, मैथमेटिकली करना हो तो क्या करोगे, है ना, मतलब फिर आप मार्जिनल निकालोगे, ठीक है, वो चीज़ है। और आप देखोगे प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, मतलब मार्जिनल निकालना मुश्किल नहीं है। fx ऑफ x निकालेंगे तो हमें x प्लस वाई को इंटीग्रेट करना होगा, जैसे x का निकालना है तो y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में y का लिमिट है 0 से 1, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो लाइक ये होगा xy और y²/2, लिमिट है 0 से 1। सो y की लिमिट 0 से 1 है ना, तो x प्लस 1/2 आ गया तरीके से। ऐसे ही fy ऑफ y निकालोगे तो वैसा आएगा y प्लस 1/2, सिमेट्रिक है, तो y प्लस 1 है ना, यहाँ x की लिमिट है 0 से 1 में, यहाँ y की लिमिट है 0 से 1। अब नाउ यू कैन सिंपली चेक कि अगर मैं fx इंटू fxy करता हूँ तो ये कभी भी उसके इक्वल तो नहीं आएगा f ऑफ xy, है ना, मतलब x प्लस हाफ और इंटू में y प्लस हाफ क्या इक्वल आएगा x प्लस वाई के, आंसर इज नो, इसका मतलब डिपेंडेंट है। तो x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लॉजिकली भी देख सकते थे कि x प्लस वाई कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम दो इंडिविजुअल एक्स वाई के फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख पाओ, नहीं हो सकता, लॉजिकली वैसे कर सकते, मैथमेटिकली ऐसे कर पाओगे। ओके, एक और करो ऐसे कंटिन्यूअस का, इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना, मतलब दोनों तरीके से, एक में लॉजिकली देखा, दूसरा सिंपली मैथमेटिकली, लाइक हम डेफिनेशन को फॉलो करके। नेक्स्ट है, जैसे एक एग्जांपल है कि लेट x and y have joint PDF
fxy as e raised to power minus x plus y, ठीक है, for x is positive and y is positive and 0 otherwise। तो बताओ क्या इंडिपेंडेंट है? यस सर। Is Yes, x sir. independent of y? So you can see here। मतलब तुम ऐसे भी देख पा रहे हो कि तुम उसको ब्रेक कर पाओगे दो पार्ट में, तब मार्जिनल फाइंड करोगे तो भी प्रोडक्ट उससे इक्वल आएगा। तो लाइक मैथमेटिकली यू कैन चेक। सो सिंपली उसके लिए क्या करोगे, तुम्हें x का मार्जिनल चाहिए, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको इंटीग्रेट कर लो y के रेस्पेक्ट में 0 टू इन्फिनिटी में, है ना। सो इसके लिए ये फंक्शन ऑफ y है, तो इसका क्या होगा, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई, ऐसे ये हिंट है, अगर ब्रेक कर पा रहे हैं तो 0 टू इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस एक्स बाहर करो क्योंकि y के लिए एक कांस्टेंट के तौर पे काम करेगा। अब 0 टू इन्फिनिटी में e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेट करना है आपने, तो e की पावर माइनस एक्स और ये आएगा तुम्हारा तो 1 आ जाएगा ना, e की पावर माइनस एक्स आ गया। सिमिलरली ये सिमेट्रिक है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पीडीएफ, तो y का फाइंड करोगे तो ऐसे ही आएगा e की पावर माइनस वाई, और ये कब होगा, x पॉजिटिव है, ये कब है, y पॉजिटिव है। तो इंडिविजुअल पीडीएफ यू कैन सी, मतलब मार्जिनल पीडीएफ यू कैन सी, और इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, सो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस वाई, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, है ना, एंड एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू सी दैट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इज इक्वल टू जॉइंट पीडीएफ, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है तो ये पीडीएफ है, एंड दैट्स व्हाई x and y are independent, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन? तो IID का मतलब बताया था हमने, मतलब टू रैंडम वेरिएबल आर, तो एक वर्ड आता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट IID वर्ड है ना, मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। तो कैसे डिफाइन करते हो इसको, टू रैंडम वेरिएबल्स, लाइक टू रैंडम वेरिएबल्स x and y are IID if, क्या होगा डेफिनेशन इसका, नेम से क्लियर है ना। यस सर। तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। सो इफ x and y are independent random variable and x and y have same distribution, मतलब same PDF same CDF same mean same variance, इस तरह से होगा, have same distribution, ओके। ठीक है, तो अभी क्या क्या देखा हमने, लाइक कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y, है ना, फिर कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x, या डिस्क्रीट के लिए लिखोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, सो ये डिस्क्रीट के लिए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, फिर टू रैंडम वेरिएबल्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स इज इक्वल टू जॉइंट पीडीएफ, ठीक है, मेनली ये डेफिनेशन है। और अभी हम देखें IID, एक क्वेश्चन IID पे करके देखो, ठीक है, इंडिपेंडेंट है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम हो गया है, ज़्यादा हो गया है। कोई नहीं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
या इसको तुम लोग लिख देता हूँ मैं होमवर्क में, इसको कर लेना। देखो मतलब मोस्ट ऑफ यू विल डू द नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। क्वेश्चन है सो लेट x and y are IID with PDF fx x of x is equal to e की पावर माइनस एक्स when x is positive, मतलब एक्सपोनेंशियल 1 हो गया ना। एंड मतलब आई है तो एक्स वाई दोनों एक्सपोनेंशियल 1 है। देन फाइंड PDF ऑफ z which is minimum of xy। ये पहले किसी ने पूछा भी था एक बार ये क्वेश्चन। सो फाइंड द PDF ऑफ z which is minimum of xy। अच्छा ये रिजल्ट कल भी बता रहे थे कोई इसका रिजल्ट मुझे। हाँ ठीक है, इसको करना। एंड दूसरा है व्हाट इज द PDF ऑफ मैक्सिमम xy, ये भी ट्राई करना। सर एक क्वेश्चन इसी पे है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बस चेंज है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। इसमें उस पर डिपेंड करेगा नंबर्स पे फिर। हाँ तो ठीक है, इजी है, क्या दिक्कत है, तुम देख लो उनका क्या क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है मैंने किया है सर, हम्म। एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके वो- तो जो लोग कर लिए क्लास वो लीव कर सकते हैं, डाउट वाले रुक सकते हो, बाकी लोग जाओ खाना खाओ और ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब डाउट जिनको है पूछो। बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या है, क्या है मतलब। ओवर 1 to n तक है, 1 2 3 डॉट डॉट n। तो यूनिफॉर्म ओवर 1 to कौन, स्मॉल एन कैपिटल एन। कैपिटल n। ठीक है। तो हाँ, तो मैक्सिमम का हमको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो वाई भी यही है। जो कि जेड है, मान लो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई है। पहले ये बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सर वो नहीं, y है ही नहीं इसमें, और हमारे पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दिया, मतलब कि x1 x2 xm तक है हमारे पास। अच्छा मतलब एक्स आई है। हाँ, हाँ xi is a random variable which has been taken from। हाँ ठीक है। हम्म तो जेड तो तुम्हारा हो गया मैक्सिमम ऑफ एक्स साइज। ये निकालना है। तो बताओ तो इसका जेड के वैल्यू क्या पीडीएफ क्या हो पहले सकती है। CDF निकालेंगे। तो मत इसका निकालो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा, छोड़ो बताओ इसमें क्या क्या है। फिर डायरेक्ट में उसे भी कर सकते हो। जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो जेड की वैल्यू 1 to n तक कुछ कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें मैक्सिमम n 2 to n तक होगा, 1 नहीं होगा। क्यों, सारे एक्स आई की वैल्यू 1 हो गया तो। हाँ, तब भी हो सकता है। यस। चलो अब निकालो इसका जेड वाला 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/n होता है, तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल 1/n। x1 x2 1/n होगा। है ना। तो सबकी एक ही चॉइस है, एक चॉइस है। n क्यों होगा, इसका मतलब क्या हुआ, z1 का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम है एक्स आइज का वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सारे एक्स आइज जो है 1 है। यस सर। तो पहला को 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी। 1/n to the power स्मॉल n होगा। कितने तुम्हारे पास ओके, कितने रैंडम वेरिएबल है, n है, ठीक है तो m रैंडम वेरिएबल होता है, n होगा। हाँ चलो मान लो m रैंडम वेरिएबल, हाँ ठीक है, ठीक है m मान लेते हैं। और लेकिन z बराबर 2 के लिए तुम्हें काफी सोचना पड़ेगा। यस सर। सर वो मेथड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मेथड सिंपल ही नहीं होगा। मुझसे भी होगा। तो ऑर्डर स्टार्ट में एक स्पेशल एक पूरा क्लास 2 घंटे का मैं ऑर्डर स्टार्ट से ही करूंगा, तो उस दिन ये क्वेश्चन कराते हैं। ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है एक क्लास में पूरा 1-2 घंटे का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा, तो उसमें देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर क्लास रखेंगे। स्टैटिस्टिक्स किसमें आता है सर? क्वेश्चन नहीं आता है जैम में एक्चुअली, इसका यूज काफी पड़ेगा, जैसे हम अभी एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे तो ये काफी यूज इसका है, तो ये जानना जरूरी है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये मतलब नहीं, एस्टिमेशन के अंदर आता है या किसी और चीज के अंदर आता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? अच्छा ये टॉपिक कौन जो सी टॉपिक के अंदर आता है?
ये प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, मतलब जो मल्टी उसमें है, तब आई मतलब क्या बोलते जनरलाइजेशन है तुम्हारे पास, मतलब एस्टिमेशन में ही इसको काउंट कर लो। तो एस्टिमेशन में क्या है, इसका बहुत यूज है जब तुम्हारे पास सैम्पलिंग में आता है एक्चुअली ये। सो तुम्हारे पास अगर सैम्पलिंग है तो उस केस में मैक्सिमम का पीडीएफ क्या होगा, मिनिमम का पीडीएफ क्या होगा, है ना। इस तरह से ऐसा ही एक अलग ब्रांच है मैथ का, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तुम देखोगे तो ये इसका एक अलग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में इसका काफी यूज। तो लेकिन ऐसा सैम्पलिंग में इसको है ना जरूरत पड़ता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एस्टिमेशन इसका बहुत यूज है इसीलिए, क्योंकि ये पता नहीं होगा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वहाँ दिक्कत होगी। तो एक क्लास में यही डिस्कस करूंगा कि कैसे किसका पीडीएफ क्या होगा। सर अब डाउट कल से मिलेगा। सर एक पॉइंट है सर सीडीएफ का, fxy ग्रेटर देन fx प्लस fy माइनस 1, ये पॉइंट बुक में लिखा हुआ था, हमको समझ में नहीं आई। बताओ ये क्या लाइन ग्राफ किसी से हम बता दो। बोलो। fxy सीडीएफ है। हाँ fx हम्म x ग्रेटर देन इक्वल टू fx प्लस fy माइनस 1। fx ये हाँ प्लस fy माइनस 1। ओके, मतलब ये और रिजल्ट है। लेस दिन का केस, यस सर, लेस दिन का केस में 1 माइनस fx इतना था, 1 माइनस समथिंग, और लिखा था नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये दो कंडीशन हमको समझ में नहीं है। तो ये कहाँ लिखा मतलब इसी प्रूव का कर सकते सिमिलर हो? कैसे प्रोबेबिलिटी हुई है? स्टैट्स वाला बुक में सर। तो उसका फोटो भेजना, देखेंगे फिर समझा देंगे नेक्स्ट क्लास। तो सर दोबारा डायरेक्ट पूछ, सिर्फ ये पॉइंट यही लाइन लिख दिया है सर। तो कुछ तो होगा एक्स वाई के बारे में लिखा हुआ कि एक्स वाई क्या है कैसे। ओके सर सर इसी के हमको सिमिलर एक प्रोबेबिलिटी में रिजल्ट होता है शायद। हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1। हाँ वो तो तुम प्रूव कर सकते हो उसको। वो तो प्रूव हो जाता है सर, यूनियन हमेशा में ए प्लस बी ना होता है, लेस देन ए प्लस बी उससे। तो वैसे ही कुछ ऐसे भी लॉजिक शायद यहाँ होगा, देखेंगे। ठीक है, इसको आगे पूछना, अभी एक बार भेजना मुझे फोटो क्या है। ठीक है, बाकी जिसका जो भी डाउट्स है वो अपना रखना अपने पास, जब भी जो टॉपिक होगा तो उसमें डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, अभी चैप्टर 7 जो हमने किया है आज, वो चैप्टर 7 में जो भी था वो टॉपिक हो गया है, तो इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तुम लोग फिनिश कर लेना। ठीक है, आई थिंक आज इतना ही रखना चाहिए। सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 सर। 15 कर दिया तुमने ट्राई? ओके, 15 है तो आज ही करें या नेक्स्ट क्लास करें, बताओ। इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, क्या? हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं ना इनको? लेकिन तुम्हें कैसे पता एक्स का पीडीएफ क्या है, मतलब 24 को कैसे ब्रेक करोगे? तो अलग अलग हो जाएंगे ना सर? अलग तो हो जाएंगे, जैसे अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4x इंटू क्या होगा 6y, या 12x इंटू 2y। तो कैसे डिसाइड करोगे उसका पीडीएफ क्या है वो क्या है? जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो सारे, देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट में आप लिख पाओगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे मतलब वो एक्चुअली फिर तुम्हें फाइंड करना होगा ज्वाइंट। तुम्हें अगर चेक करना है तो पहले इसका आप उसका फाइंड कर लो एक्स का मार्जिनल। ठीक है, यस तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा एक्चुअली इस क्वेश्चन में, स्पेशली ये लॉजिक है शायद इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो क्या करोगे, अगर मान लो तुम्हें चेक करना है तो तुम फटाक से अब इसका एक्स का मार्जिनल निकाल लो और वाई का मार्जिनल निकाल लो, और ये चेक करो दोनों का प्रोडक्ट करने में यही आता है क्या, शायद नहीं आएगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो मतलब यस वो हमेशा जरूरी नहीं है वैसा हो, मतलब अगर प्रोडक्ट है तो ऐसा होगा ही, नहीं भी हो सकता है, तो वो चेक यस। करना पड़ेगा। अगर इंडिपेंडेंट ले रहे हैं तो आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे। अगर इंडिपेंडेंट ले लेंगे फिर तो y का इंपोर्टेंस खत्म हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ हो यस जाएगा। सर। हाँ, तो इसका मतलब वो डिपेंड कर रहा है, तो वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा मैथमेटिकली उसको, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे पंगा यस होगा क्या मार्जिनल है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ x प्लस वाई लेस देन 1 है, यहाँ देखो तुम उसका उसमें देखो सपोर्ट में जाकर देखो इंडिपेंडेंट नहीं है कैसे दिख रहा है,
x प्लस वाई 0 से 1 के बीच है, दिख रहा है। तो यहाँ उसने अलग अलग नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट दिख रहा है क्या, x प्लस वाई 0 से 1 के बीच है, मतलब अगर x हाफ होगा तो y हाफ होगा, अगर x 1/4 है तो y 3/4 है, अगर x 0 है Yes, तो sir. y 1 है। तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है सपोर्ट में। Yes, sir. तो यहाँ पंगा है, ठीक है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होगा इसको सॉल्व। ऐसे भी 12x लेंगे तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई 0 से 1 के बीच है, तो वहाँ x प्लस वाई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो जल्दीबाजी नहीं करना, जैसे कोई क्वेश्चन अगर चेक करना है तो उसमें एक बार करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो इसको 27 क्वेश्चन है टोटल इसमें, तो इसको फिनिश करना नेक्स्ट क्लास तक। फिर नेक्स्ट क्लास में मोमेंट्स हैं, मतलब वही एक्सपेक्टेशंस फाइंड करना है जॉइंट का, वो देखेंगे। ओके, ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।